हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिए जाने वाले प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 9 का प्रैक्टिस पेपर हम देख रहे हैं। सब्जेक्ट है साइंस विज्ञान। इसी तरह सभी सैंपल पेपर या इसी तरह से हम कह सकते हैं सभी प्रैक्टिस पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आज की हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस का एग्जाम है 3 घंटे का, 9th क्लास की बात हो रही है और 80 मार्क्स का इसका एग्जाम है। तो आइए देखते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस को हम बाद में अच्छे से समझेंगे। अभी फटाफट हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं सेक्शन 1 खंड ए में से। क्वेश्चन नंबर 1, विसरण की दर अधिकतम होगी, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन विल बी हायर। तो डिफ्यूजन की रेट हायर कब होगी, विसरण की दर अधिकतम कब होगी? तो देखो, विसरण क्या होता है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिक्स हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो विसरण की जो सबसे ज्यादा दर अधिक होगी वो होगी गैस में। हम यहाँ कह सकते हैं डी, गैस के अंदर क्या होगी? सबसे अधिक होगी। क्यों होगी ये समझिए। जैसे हम एक अगरबत्ती एक रूम में जलाते हैं तो एक कुछ ही सेकंड्स में क्या होता है, पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि जो अगरबत्ती जो पदार्थ है वो बहुत शीघ्रता से क्या करती है, जो हवा है या जो गैस है उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वह है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय द हीटिंग वाटर इज। तो देखो, हमें पता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मतलब वो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर पर बॉयल होता है, 100 डिग्री। तो चाहे नॉर्मल कंडीशंस में करोगे तो वो 100 डिग्री से कितना भी आप उसको ज़्यादा हीट कर दो, वो 100 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा बॉयल नहीं होगा। अगर ज़्यादा बॉयल आप करोगे तो क्या होगा? वो स्टीम भाप बनकर क्या होगा? उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया। सोडियम का प्रतीक है, द करेक्ट सिंबल ऑफ द सोडियम एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा उसका? Na, जिसमें N कैपिटल होगा और A क्या होगा? स्मॉल होगा। तो A आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण। तो सोडियम क्लोराइड को हम किस तरह से लिखते हैं? NaCl से लिखते हैं। तो अब इसके अंदर से आपको देखना है कि Na और Cl, इनको आपको क्या बताना है? आवेशित कण। द कॉन्स्टिट्यूशन चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में जो आयंस है उनके बारे में आपको बताना है। तो क्या होता है? Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, मतलब कि सोडियम क्या है? धनायन है और क्लोराइड क्या है? नेगेटिव आयन। तो देखो कहाँ पर है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये लिखा है धन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले ऋण धन आवेशित सोडियम आयन एंड ऋण आवेशित क्लोराइड आयन। देखो ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बार देखो, धन आवेशित सोडियम आयन एंड ऋण आवेशित क्लोराइड आयन। तो देखो यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन एंड नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। अब परमाणु कण और उनका सही निरूपण बताइए। द सबटोनिक पार्टिकल्स द एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, हमें पता है 3 होते हैं उसके अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी बात को लेना है हमको। प्रोटॉन को देखो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज। तो इन्हीं दोनों को लेते हुए देखो कौन सा आंसर करेक्ट है, जिसमें 2nd एंड 4th दिया गया है। तो सी आंसर यहाँ पे हमारा 5th का सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ही आप सी आंसर यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। द नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 14। तो देखो हमें पता है कि वैलेंसीज क्या होती है, उसकी शेल होती है 248। तो सबसे पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उसके बाद जो शेल होगी उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 8 प्लस कितना हो जाएगा? 4। मतलब कि 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनकी क्या है, जो अभी क्या है? वैलेंसी है, मतलब वो और किसी के साथ बाइंड होना चाहेंगे अभी। तो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, और उन्हें हम क्या कह देंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या उन्हें क्या कह देंगे? वैलेंसी कह देंगे। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया। सामान्य पादप कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने के कारण बताइए। जनरली न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड। जैसे कि ये क्या दी गई? प्लांट सेल दी गई है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है यहाँ पे एकदम सेंटर में ना होकर एकदम कोने में होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? लार्ज साइज की क्या होती है? इसके अंदर वैक्यूल होती है। तो बड़े आकार की राजधानी यहाँ पे आप लिखेंगे। देखो ये रहा इसका आंसर, लार्ज साइज वैक्यूल के कारण जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा एकदम सेंटर में ना होकर साइड में चला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है, जेंथियम एंड पार्थेनियम उदाहरण है। जेंथियम एंड पार्थेनियम आर एग्जाम्पल ऑफ वीड्स के, खरपतवार के एग्जाम्पल है, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, विच इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, रक्त, उपास्थि, चिकनी पेशी और डी पे है अस्थि, ब्लड, कार्टिलेज, स्मूथ मसल्स एंड बोन। तो देखो जब आपने संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, ब्लड होता है, कार्टिलेज होता है और बोन होते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर, क्योंकि उन्होंने कहा है कौन सा नहीं होता है, चिकनी पेशी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब क्या कहा गया है, ध्वनि तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज। तो देखो क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या उनके बीच में रिलेशन है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v इक्वल किसके आ जाएगा, v इक्वल आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल किसके हो जाएगा, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये होता है इसका फॉर्मूला, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पे ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पशुपालन किसके लिए किया जाता है, कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर। तो पशुपालन किसके लिए किया जाता है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए बिल्कुल किया जाता है, मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए, कृषि कार्य के लिए भी बिल्कुल किया जाता है और अंडा उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फर्स्ट एंड थर्ड नहीं दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है मांस उत्पादन के लिए भी क्या किया जाता है, कृषि उत्पादन का जो काम है वो किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 11th में हो जाएगा ए आंसर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो अंडा उत्पादन के लिए जो पशुपालन है या हम कहें कैटल हस्बेंड्री है वो नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, स्वर नोट क्या है उसके बारे में पूछा गया, नोट, व्हाट इज अ नोट। तो देखो नोट हम क्या कह रहे हैं, ध्वनि या स्वर के बारे में यहाँ पे बात करें तो जब बहुत सारी साउंड क्या हो, मिक्सचर उसका बने सर्वल फ्रिक्वेंसी के साथ में, अलग अलग वेवलेंथ की लाइन इस तरह से चलती है तो वो मिलकर क्या बनाती है, एक स्वर बनाती है, एक नोट बनाती है। तो कई आवृत्तियों के मिश्रण की ध्वनि को भी अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सर्वल फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कहा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्याख्या नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण किस किस नियम की व्याख्या नहीं करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल डज नॉट एक्सप्लेन, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, ये खींचता है। तो देखो हम बिल्कुल जानते हैं कि हमने बचपन से सीखा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या है, हम सब नीचे की तरफ खींचते हैं। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। सेकंड में देखिए पृथ्वी के चारों ओर की चंद्रमा, जिससे पृथ्वी है चंद्रमा इसके चारों तरफ गति करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। तो इस बात को भी क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण एक्सप्लेन करता है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ये भी बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। डी, ज्वालामुखी उद्देदन, ये डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्केनो एरप्शन, ये क्या है, ये जो हम ये कहें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नहीं होता है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहा गया, अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, द इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस। तो आपको पता होगा कि जब हम पढ़ते हैं इस तरह से हमने जब स्ट्रक्चर बनाई थी, प्लांट टिश्यूज की स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो हमने देखा था कि हमने यहाँ पे बहुत सारा स्पेस छोड़ा था पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में। स्क्लेरेन्काइमेटस देखो क्या होती है, डेड सेल्स होती है, कोलेनकाइमा के बीच में बहुत ज्यादा लिग्निन होता है तो वहाँ पे भी स्पेस नहीं होता है, लेकिन पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब कि उसके दो कोशिकाओं के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। इस तरह से सेल्स होती है देखो इस तरह से ना, तो इनके बीच में ये बहुत सारा स्पेस है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतरकोशिकीय स्थान या इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है उनके बीच में जो इंटरकोशिकीय जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहा गया है, जो एक त्वरित गति नहीं है, विच इज नॉट एन एसिलरेशन मोशन। एसिलरेशन मोशन का मतलब है कि जिसके अंदर बिल्कुल भी एसिलरेशन ना हो, एक समान वेग, स्थिर वेग, ए एंड बी एंड वृतुल गति, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, बोथ ए एंड बी एंड सर्कुलर मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन भी क्या है, एक स्पीड से ऐसी तरह जो गाड़ी है वो चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, एक स्पीड से गाड़ी चल रही है, मतलब यहाँ पे क्या है कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, एकदम क्या है गाड़ी चल रही है, उसमें कोई कम ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। जबकि एक्सीलरेशन हम क्या कहते हैं, कभी स्टार्ट हुआ कभी कम, कभी स्टार्ट कभी कम ना, फर्स्ट पॉइंट और हम लेते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, तो इसमें क्या है एक ही स्पीड से चल रही है, तो वहां पे कोई भी क्या नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड डी। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो,
एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबोकर रखा। कुछ दिनों के बाद में उसने जड़ों को देखा तो जो आकार में बढ़ रही थी। इन जड़ों के शीर्ष पर उपस्थित एक उत्तक का नाम बताइए। अ स्टूडेंट पेज एन ऑनियन पार्शियल डिप इन वाटर आफ्टर फ्यू डेज द ही ऑब्जर्व द रूट विच ग्रो इन साइज द टिश्यू प्रेजेंट द टिप ऑफ द रूट। तो देखो टिप पर जो, जैसे कि ये अनियन लो तो इसके जो टिप पर है, टिप पर क्या होगा, इसका शीर्षक विभज्योत मतलब कि एपिकल मेरिस्मेटिक। हमें पता है कि टिप पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, जो बार बार इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू है ना, और एपिकल क्योंकि टिप पर है इसलिए कहा गया है। तो इसमें बार बार क्या होती है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इसलिए मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, विभज्योत की उत्तक कहते हैं इसको। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो ग्रोथ करता रहता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें वो बतानी है संकल्पना और अधिकरण भी क्या क्या इसके अंदर सही है। तो ये रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, अभिकथन क्या है। जब प्रकाश की किरण को एक कोलाइड विलयन से गुजरती है तो वो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलाइडी सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जब भी क्या है, एक लाइट बीम गुजरती है कोलाइडी सॉल्यूशन से तो क्या है, हम टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। सेकंड, कोलाइड विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन वे आसानी से प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल बट कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। वही तभी तो क्या करते हैं, वो कण तो छोटे होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, जो लाइट की जो पथ में आ रहा है ना उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए की दोनों ही सही है और एकदम उसकी व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब क्या कहा गया है यहाँ पे। 18 क्वेश्चन ये रहा। लाइसोसोम की कोशिका में सफाई तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। लाइसोसोम आर नोन एज द क्लींजर ऑफ द सेल। सेल को क्लीन करने के काम नाम से भी जाना जाता है। हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं कि सेल के क्लीन, हालांकि इसको हम ये कहते हैं कि सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है इसको, लेकिन क्लींजर होती है ये, सेल को काम जो भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्लीन करने का काम करती है। अब लाइसोसोम में मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम सभी कार्बन पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। क्यों क्लीन करेगा, क्योंकि इसके पास में कुछ ऐसे, क्यों आंसर लगा दो ना तो क्वेश्चन बन जाता है। एंजाइम प्रेजेंट बिकॉज एंजाइम प्रेजेंट द लाइसोसोम आर पावरफुल इनफ टू ब्रेक डाउन द ऑल ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि आंसर जो स्टेटमेंट है वो भी सही है और उसका रीजन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है। एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है। अ शार्प आक्स कट शिफली, मतलब कि इजीली है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। प्रोनोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। द इफेक्ट ऑफ द थर्स्ट डिपेंड ऑन द एरिया विच एन एक्ट। देखो स्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या है, सही है दोनों ही, लेकिन जो सेकंड आर है वो क्या है, उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बी आ जाएगा कि भाई क्या है, सही तो है स्टेटमेंट दोनों, लेकिन जो बी है वो उसकी प्रॉपर व्याख्या, ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 28 में क्या कहा गया, खरपतवार फसल के लिए हानिकारक होते हैं। बिल्कुल सही है। खेत में अवांछनीय पौधा फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। अब खरपतवार जो है वो फसल के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, खेत में जो अवांछनीय पौधा लगता है ना उसे हम खरपतवार कहते हैं। वो क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे कि क्या है, एक प्रतिस्पर्धा, एक कॉम्पिटिशन आ जाता है। वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप बिकॉज अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड कम्पीट टू फॉर न्यूट्रिएंट विद द क्रॉप्स। तो यहाँ पे भी क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपने देखे 1 to 20 क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे सभी क्वेश्चन। अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 21। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परख नली में तापमान बढ़कर 303 केल्विन हो गया। इस तापमान को सेल्सियस में बदलें। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इन द टेस्ट ट्यूब इंक्रीज 303 केल्विन। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 303 को हम क्या करेंगे, केल्विन को जब हम क्या करते हैं, केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 273 में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। जब आप माइनस करोगे तो 30 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या कहा गया है, इस तापमान पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी। व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो पानी कैसा होगा, तरल अवस्था में होगा। पानी यहाँ पे कैसा होगा, तरल अवस्था में। यहाँ पे आप लिखेंगे लिक्विड अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, वाटर होगा। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये जो क्वेश्चन है अभी तक जो सेक्शन
ए था उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, अब है सेक्शन बी जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको मेरे चैनल पर सभी टाइप के सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से देखकर इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं और अपनी रिविजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक छात्र एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 16 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखता है 6, 2, 8, क्या ये सही है, स्पष्ट कीजिए। अ स्टूडेंट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 16, 6 to 8, इट इज करेक्ट, एक्सप्लेन। तो देखो सबसे पहले तो ये करेक्ट नहीं है, हम लिख देंगे कि नहीं ये करेक्ट नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया नो। अब इसका रीजन बताओ। देखो रीजन आपको समझना जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया था के एल एम, एक सेकेंड, के एल एम और एन, ये क्या होती है, शेल्स होती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले सबसे अंदर की जो शेल होती है के, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद आती है एल, एल के अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कहा गया है कि एक ऐसा उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया जिसका है 16 उसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे अंदर उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने थे, उसको उसने यहाँ पे देखो ये गलत कर दिया, सीक्वेंस गलत कर दिया। उसके बाद उसने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लगाने थे और सबसे बाहर वाली शेल पर जो एम शेल है उसके अंदर उसको क्या लगाने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से उसको अरेंज करना था 2, 8, 6 को, जिसके उसने क्या किया है 2, 6, 2, 8 किया, जो कि गलत हो गया क्योंकि हमें पता है सबसे अंदर जो शेल है के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने थे, तो 2, 8, 6 में उसको लिखना चाहिए था। फर्स्ट हमारा हो गया, एक्सप्लेन भी आप लोगों को कर दिया गया है। अब देखो आगे क्या कहा गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन एल शेड ऑफ एन एटम। अभी हमने देखा के, एल, एम और एन। तो देखो यहाँ पे के में कितने होने थे, अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो आप के में लिखेंगे 2, एल में लिखेंगे 8, एम में भी 8 हो सकते हैं और एन में भी 8 हो सकते हैं। लेकिन देखो अभी क्या यहाँ पे पूछा गया ना, तो यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे 6 की एल एम में कितना है 6 है और एल में यहाँ पर कितना है 8 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। ठीक है, एक परमाणु के एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते अधिकतम। यहाँ पे देखो के में 2 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, एल में 8 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखो 23, दिए गए चित्र में एक कोशिकांग दिखाया गया है जो सीधे केंद्रक से जुड़ा है। In this given picture, a organelle show in which directly connect to the nucleus। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सेल होता है, ये न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, सबसे पहले याद करो। अब देखो इस कोशिकांग और आर कण को पहचान कीजिए जो कि कोशिकांग से जुड़ा हुआ है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल्स एंड द पार्टिकल आर अटैच टू द ऑर्गेनेल्स। तो देखो सबसे पहले जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उससे क्या जुड़ा होता है, उससे जुड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में जो उन्होंने पूछा है कोशिकांग पूछा है या जो ऑर्गेनेल्स पूछा है उसमें आप लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे लिख दिया आपने, या हिंदी में लिखेंगे अंतःप्रद्वे जालिका, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने पूछा जो आर है, तो जो अंतःपर्दा जालिका होते हैं ना उस पर डॉट 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 हम लगाते हैं। 2 टाइप की होती है, एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो आर है वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स। हम इसको लिखते हैं राइबोसोम। क्या लिखते हैं इसको, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइबोसोम्स। ठीक है, ये आर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक में आपने लिख दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे में लिख दिया आर। नेक्स्ट में क्या कहा है, आर का मुख्य कार्य लिखिए। राइट द मेन फंक्शन ऑफ द आर। तो आर का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन को बनाना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोटीन, एक सेकेंड, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये याद करना है साथ में, मतलब कि प्रोटीन जो बनाने का काम है वो कौन करता है, प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, या प्रोटीन संश्लेषण हिंदी में लिख दीजिएगा आप, प्रोटीन संश्लेषण, ये हो जाएगा आर का कार्य। तो आर मतलब कि राइबोसोम्स का कार्य। डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम का कार्य क्या है, तो आप लिखेंगे प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 10 मीटर के वर्ताकार पथ पर चलते समय 15 चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। While moving a circular path 10 मीटर, what will be the distance and displacement and object completing 15 टन। देखो इस तरह से यहां से लेके यहां तक का क्या दूरी है 10 मीटर।
यहाँ से शुरू करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना मीटर लगता है, 10 मीटर। और इस तरह के 15 चक्कर लिए हैं, इस तरह के टोटल 15 चक्कर लिए हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पहले हम देखते हैं कि टोटल दूरी या डिस्टेंस कितना हुआ। तो एक चक्कर कितना था, 10 मीटर का, 15 चक्कर कितना हो जाएगा, 150। तो टोटल जो हम ये कहेंगे दूरी, ध्यान से सुनिएगा, टोटल दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन देखो यहीं से शुरू होकर यहीं पर आ गया, तो हम कहते हैं विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 24 क्वेश्चंस कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप सभी वीडियोस, सभी चैनल, मेरे चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के सभी जो सैम्पल पेपर है उसके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।